वंदे मातरम। जय मातृभूमि। भारत माता की जय। साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था आज पुनः एक और महापुरुष को आपके समक्ष लेकर आई है, लेकिन अन्य दिनों से पृथक आज हम आपका परिचय नहीं कराएंगे, क्योंकि यह एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस व्यक्तित्व के आभा मंडल के यदि आपको दर्शन करने हैं, इसके आंतरिक चट्टानी स्वरूप के एक सांकेतिक अक्ष का आपको अगर दर्शन करना है, तो गुजरात के केवड़िया में साधु भेंट चट्टान के ऊपर स्थित सरदार सरोवर बांध के बिल्कुल सामने नर्मदा नदी के बीचों बीच उस महान विशाल काय प्रतिमा के आप दर्शन करने जाइए, जो प्रतिमा होती है आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के संरचनात्मक जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जी हां, मातृभूमि सेवा संस्था आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करती है एवं विस्तार से उनके व्यक्तित्व का, उनके किए गए कार्यों का आपके समक्ष वर्णन करना चाहती है। वल्लभ भाई झवेरी भाई पटेल अर्थात सरदार पटेल, लौह पुरुष, जिनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 नडियाद में हुआ, लेवा पाटीदार परिवार में, एक गुजराती परिवार का हिस्सा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने यदि भारत को गणराज्य कहा जाए तो उस गणराज्य का निर्माण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके पिता का नाम झवेरी भाई था, माता का नाम लाडबा देवी। इस पटेल युगल के 4 संतानें थीं। चारों संतानों में सबसे छोटे वल्लभ भाई पटेल, बड़े भाई थे सोमा भाई पटेल, नरसिंह भाई पटेल एवं विठल भाई पटेल से तो आप सभी शायद परिचित होंगे। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र, जिन्होंने लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की एवं न केवल डिग्री प्राप्त की बल्कि संपूर्ण यूरोपीय छात्रों तक में भी यह उस परीक्षा में अव्वल आए। अहमदाबाद में इन्होंने वकालत की। राजनीतिक जीवन सरदार वल्लभ भाई पटेल का खेड़ा सत्याग्रह सन 1918 को प्रारंभ हुआ। लगभग वही समय जब महात्मा गांधी भी भारतीय राजनीति में पदार्पण कर रहे थे। खेड़ा के कृषक आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मजदूरों एवं कृषकों के लिए संघर्ष को प्रारंभ किया। खेड़ा में अत्यधिक सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने के कारण वहाँ के किसानों की मांग थी कर में छूट की जाए, लेकिन वो अंग्रेज सरकार देने के लिए तैयार नहीं थी। महात्मा गांधी का भी हस्तक्षेप हुआ। अंततः अंग्रेजों द्वारा बात मान ली गई एवं खेड़ा सत्याग्रह को महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहा जा सकता है कि एक आंदोलनकारी के रूप में प्रथम राजनीतिक विजय थी। 10 साल बाद एक अन्य अवसर आया जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। बारदोली संघर्ष की भी अमूमन यही कहानी थी। अंग्रेजों द्वारा अनायास ही कर वृद्धि कर दी गई। 30% तक एक मामूली सा कर जो लिया जाता था 5-6% जितना, उसकी एक अत्यधिक मात्रा में, मतलब तकरीबन 4-5 गुना कर वृद्धि कर दी गई। परिणाम स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कृषकों के आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी अदा की। मजबूरन झुकते हुए पुनः ब्रिटिश प्रशासन को कर को घटाकर 6.3% लगान तक लाना हुआ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आंचलिक एवं ग्रामीण महिलाओं ने इस आंदोलन की सफलता के परिणाम स्वरूप ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से अलंकृत किया। सरदार यानी प्रमुख, सरदार यानी सर्वे सर्वा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका यूं तो आज़ादी मिलने तक, आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत ही अहम रही, किंतु इनकी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो देखने को मिलती है आज़ादी के निकट एवं आज़ादी के बाद के काल में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत ही सक्रिय सदस्य थे एवं आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रमुख, सबसे योग्य एवं बहुमत के दावेदार थे, क्योंकि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं उनके सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। किंतु महात्मा गांधी की इच्छा कुछ और थी। उनके दबाव में आकर ही उन्हें नेहरू का साथ देना पड़ा। हालांकि नेहरू और पटेल दोनों के राजनीतिक आपस में द्वंद्व आगे के दिनों में मुखर रूप से देखने को मिलते हैं, किंतु ये एक मान सम्मान का दौर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी का मान रखा एवं उप प्रधानमंत्री के रूप में एवं भारतीय आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में अपनी भूमिका को एक सुचारू रूप से निर्वाह करने का इन्होंने प्रण लिया एवं निश्चित रूप से आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण पद, प्रधानमंत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण योग्यता का प्रदर्शन शायद गृह मंत्री रहते हुए एवं उप प्रधानमंत्री रहते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, क्योंकि अब जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, देश के कोने कोने में बिखरी हुई तमाम रियासतों के एकीकरण की। भारत आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन एक छितरा हुआ, बिखरा हुआ भारत था, जो किसी भी दृष्टिकोण से भारत नहीं कहा जा सकता था। यदि इस महान व्यक्तित्व को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस व्यक्तित्व को आधुनिक भारत का वीर शिवा एवं प्रताप कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रिटिश इतिहासकार एवं ब्रिटिश विश्लेषक इस महानता की तुलना बिस्मार्क से करते हैं। एक कदम बढ़कर लंदन टाइम्स तो यहां तक कह देता है कि बिस्मार्क का कद भी इतना बड़ा नहीं था जितना सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद था, क्योंकि 562 रियासतों को एकीकृत करना विश्व इतिहास में आज तक का कीर्तिमान है। एक अकेले व्यक्ति ने, एक सामूहिक प्रयास होता है तब जाकर कोई राष्ट्र गणराज्य बनता है। एक अकेले सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों ने 562 रियासतों को एकीकृत करने का कार्य किया अपने साथी वीपी मेनन के सहयोग से। बहुत ही रोचक दास्तां है आने वाले समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की, किस प्रकार इन्होंने यह कार्य संपन्न किया। जैसा कि मैंने कहा, आज़ादी पूर्व एक संक्रमण काल में ही इन्होंने प्रयासों को गति देना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि इन्हें पता था भारत आज़ाद तो हो जाएगा लेकिन वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाएगा। अतः अपने विश्वास पात्र वीपी मेनन के साथ इन्होंने काफ़ी पहले से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। यही तैयारियां आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से कार्य आई। 5 जुलाई सन 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के महत्वपूर्ण प्रयासों के फलस्वरूप ही रियासत विभाग, एक अलग से विभाग की स्थापना की गई एवं अब महत्वपूर्ण कार्य था रियासतों के एकीकरण का। तो मैं क्रमवार बारी बारी से, यह तो शायद एक छोटे से वीडियो में संभव नहीं है कि 562 रियासतों का एक एक क्रमवार मैं आपको वर्णन दे सकूं, लेकिन महत्वपूर्ण रियासतें किस तरह से इस लौह पुरुष ने अपने आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति के दम पर एकीकृत की, मैं आपको बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम बक्सर की बात करें। बक्सर में आप में से अधिकांश साथी ये जानते होंगे कि सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद के निजाम की नजरें थी यहाँ पर। वो चाहता था कि एक दीर्घकालीन पट्टे के द्वारा इन खानों पर कब्जा कर लिया जाए। तुरंत इस बात का पता जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़ा तो वह बक्सर पहुंचे एवं वहाँ पर इन्होंने 23 राजाओं जो आसपास के थे उनके साथ संपर्क किया एवं उनसे कहा कि आप कुएं के मेंढक बनना चाहते हैं या समुंदर की मछली, ये निर्णय आपका है। तमाम राजा सरदार वल्लभ भाई पटेल से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि तुरंत उन्होंने सहमति प्रदान कर दी, भारत में विलय की। इस प्रकार उड़ीसा एवं उड़ीसा के लोगों का एक बहुत पुराना जो स्वप्न था प्रत्यक्ष रूप से भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनने का, वह संपन्न हुआ। आत्मविश्वास मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को रणनीतिगत रूप से एक सफलता प्राप्त हुई। तो अब ये लौह पुरुष, ये क्रांति पुरुष
चुप बैठने वाला कहाँ था। अब इन्होंने यहाँ से नागपुर की तरफ मोड़ किया। नागपुर में 38 राजाओं के साथ इन्होंने संपर्क किया। वहाँ पर सलामी की प्रथा थी, सैल्यूट प्रथा थी, अर्थात जो भी वहाँ पर आता था मेहमान स्वरूप उन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी। साथ ही साथ रियासत के राजाओं को भी ये सम्मान दिया जाता था। उनसे एक विस्तृत रूप से बात की गई एवं इस प्रकार सरदार पटेल ने उनको आखिरी सलामी के लिए राजी कर दिया, अर्थात इन 38 राजाओं का भी भारतीय रियासत में विलय हो गया। अब चर्चा की जाए स्वयं उन्हीं के राज्य गुजरात की काठियावाड़, जो कि रियासतों के विलय के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। छोटी छोटी यहाँ पर तकरीबन 250 रियासतें थी, मतलब ऐसी रियासतें भी थी जो महज कुछ गांव 15-15, 20-20 गांवों को मिलकर रियासतें बनी थी, क्योंकि कह सकते हैं कि इनका खुद का होम ग्राउंड था, घरेलू मैदान था। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक इन तमाम रियासतों का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी एवं अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा दी। इस प्रकार यहाँ का भी एकीकरण संभव हो पाया। इस प्रकार पूरे शहर घूमकर मुंबई इत्यादि तमाम रियासतों को इन्होंने अपने पटियाला, पंजाब के आसपास वहाँ की रियासतों की भी इन्होंने अपने हिंदुस्तान में विलय करते गए। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का रियासत एकीकरण इतिहास यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे स्वयं कोई चक्रवर्ती सम्राट अश्वमेध यज्ञ द्वारा संपूर्ण राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व को अपने साम्राज्य में विलय करने के लिए निकला है। यह ऐसा ही चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती नेता था आधुनिक भारत का, जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरह से रियासतों के विलय करते करते सरदार वल्लभ भाई पटेल फरीदकोट पहुंचे। फरीदकोट के जो रियासत का शासक था उसने थोड़ी सी आनाकानी करी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नक्शे पर लाल पेंसिल से निशान लगाते हुए बोला, बताओ आपकी क्या मर्जी है। वो इतना ज़्यादा भयभीत हो गया कि उसने तुरंत फरीदकोट रियासत भी इस तरह से उसने हामी भर दी एवं भारत का हिस्सा बच गई। इस तरह से लगभग तमाम रियासतों के जो एक विवाद के एक स्वरूप में थी, इन सबको निपटारा कर दिया जा चुका था। अब बाकी थी मात्र 3 रियासतें, हैदराबाद, जूनागढ़ एवं कश्मीर। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान के विलय के पक्ष में था। हालांकि भौगोलिक स्थिति कहीं भी ऐसी नहीं थी, बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, वो संपूर्ण जनता भारत में विलय चाहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया एवं उनके हस्तक्षेप के कारण वो नवाब तो पाकिस्तान भाग गया। तदुपरांत वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह के परिणाम स्वरूप जूनागढ़ रियासत भारतीय गणराज्य का, भारतीय बृहद अखंड का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। 9 नवंबर सन 1947 में जूनागढ़ भी भारतीय हिस्सा बन गई। अब बात करें हैदराबाद की। हैदराबाद का नवाब उसने एक स्वतंत्र स्वायत्ता घोषित कर दी पाकिस्तान के प्रेशर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का प्रोत्साहन था। नवाब एवं साथ ही साथ जनता, मुस्लिम बहुल क्षेत्र। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल को हस्तक्षेप इसलिए करना पड़ा क्योंकि हैदराबाद का भौगोलिक जो स्वरूप था, भौगोलिक महत्ता थी, वो निश्चित रूप से ऐसी थी कि उसे भारतीय अंग होना हर दृष्टिकोण से, हैदराबाद की भलाई के लिए भी एवं भारतीय गणराज्य की भलाई के लिए भी हैदराबाद का विलय भारत में अवश्यम भावी था। ऑपरेशन पोलो के तहत वहाँ सेना भेजी गई। हैदराबाद का राजा भयभीत हुआ। अंततः 1948 में हैदराबाद का विलय भी भारत में कर दिया गया। अब मुद्दा बचता है कश्मीर का। दुर्भाग्य से यह एक ऐसा मुद्दा रह गया जो आज तक भी पूर्ण रूप से हल नहीं हो पाया। हालांकि वर्तमान सरकार बहुत ज़्यादा प्रयासों के फलस्वरूप आज कश्मीर मुद्दा धारा 370 के हटने के बाद बहुत कुछ सुलझा लिया गया है, लेकिन ये इतना एक विकराल सर्प की तरह रूप ले चुका है कि पूरी तरह से इसके फन कुचलना एक अल्प समय में संभव नहीं है। ये संभव तभी हो पाता जब अन्य रियासतों की तरह ही संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ताकत तात्कालिक दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में होती। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, उनके मन में न जाने क्या चल रहा था।
संभव था। क्षमा चाहूँगा, मैं एक जिम्मेदार संस्था का वक्ता होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कदाचित सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलने वाली इतनी व्यापक लोकप्रियता एवं सफलता सामान्य रूप से हजम नहीं हो पाई, सुपाच्य रूप से शायद नेहरू जी उसे ग्रहण नहीं कर पाए, एवं कश्मीर का मुद्दा इन्होंने अपने हाथ में ही ले लिया एवं वल्लभ भाई पटेल को सख्त निर्देश दे दिए कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, इसमें आप हस्तक्षेप न करें। एवं सरदार पटेल के विरोध के बावजूद भी यह कश्मीर के मुद्दे को यूएनओ तक, संयुक्त राष्ट्र संघ तक ले गए। अर्थात यह मुद्दा देश की आंतरिक सीमा एवं आंतरिक विषय से वृहत्तर स्वरूप लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा। खैर, अंत तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात की ग्लानि रही, पीड़ा रही, क्योंकि जो लौह पुरुष 562 रियासतों का चुटकियों में भारत में विलय कर सकता है, कश्मीर का मुद्दा उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी उस दौर में। खैर, अन्य भी महत्वपूर्ण कई मुद्दे थे, जैसे 1950 में गोवा को लेकर कैबिनेट में 2 घंटे की मीटिंग हुई। सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू से सिर्फ इतना सा कहा कि यदि हम सिर्फ 2 घंटे के लिए गोवा चल पड़े तो गोवा का मुद्दा आज ही हल हो सकता है। लेकिन ये सुनकर जवाहरलाल नेहरू इतने ज़्यादा क्रोधित हुए, अंततः क्योंकि प्रधानमंत्री थे उनकी मनमानी चली, पूरे 11 साल तक गोवा को भी अपनी मुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जितनी विराट है, जितनी उसकी महानता दृष्टिगत होती है, वास्तविक रूप से हार्ड मास का यह पुतला 5 फुट 8 इंच 5 फुट 9 इंच का, उसकी विशालता, उसकी महानता यदि आप बारीक रूप से विश्लेषण करें तो उस बड़ी बड़ी महान विशालकाय प्रतिमा जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी कद एवं आकार में दुगनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वास्तविक इनकी विशालता उस स्तर तक की थी कि वह मूर्ति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंतरिक विराटता के आगे बौनी नजर आएगी। आप कल्पना कर सकते हैं वर्तमान में राम मंदिर मुद्दा कितनी संघर्षों के बाद हल हो पाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का मुद्दे को चुटकियों में हल कर दिया, जब एक भग्नावशेष मंदिर को पुनर्निर्माण की उन्होंने स्वीकृति दे डाली एवं उसका निर्णय कर डाला 13 नवंबर सन 1947 को। हालांकि इस मुद्दे पर भी न जाने क्यों तात्कालिक भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू क्यों इतने ज़्यादा गुस्से में रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल से। किंतु कुछ भी कहा जाए, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। तात्कालिक भारतीय जनमानस निश्चित रूप से ये चाहता था कि सोमनाथ मंदिर जो पश्चिम की तरफ भारत की आगवानी करता है, क्यों विदेशी आक्रांताओं द्वारा बार बार इस कदर उस पर हमले किए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकमात्र जिसे भारत का निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने इस महत्वपूर्ण मंदिर को आज यदि हम दर्शन कर पाते हैं सोमनाथ के मंदिर के, तो उसका एक महत्वपूर्ण श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया जाना चाहिए। एक विराट व्यक्तित्व तो था ही सही, और भी कई महत्वपूर्ण योगदान रहे उनके भारतीय प्रशासनिक सुधारों में भी। आईसीएस जो कि एक ब्रिटिश आधिपत्य, एक नौकरशाही में अभी तक भी उसके ढांचागत रूप से देखी जाती थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही आईएएस के रूप में उसे स्थापित किया, अर्थात आईसीएस को सर्वप्रथम आईएएस के रूप में। और आईएएस न केवल उसने उसका भारतीयकरण किया, बल्कि इस पद पर आसीन जो भी चयनित विद्यार्थी रहे उनमें यह प्रयास किए गए कि राष्ट्रवादी भावनाओं को किस प्रकार भरा जाए। परीक्षा प्रणाली से लेकर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के बाद भी व्यावहारिक रूप से जब वो अपने कार्यक्षेत्र कार्यस्थली में रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उन जनमानस में महत्वपूर्ण रूप से भारतीयता एवं राष्ट्रभक्ति स्थापित करने में। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल तात्कालिक कई चुनौतियों का भी सामना कर रहे थे। महत्वपूर्ण रूप से कट्टरपंथियों को उन्हें
एक संतुलित करना था। वामपंथी, तात्कालिक वामपंथी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थे। उनके रूस के प्रति भक्ति, इन तमाम चीज़ों से वाकिफ थे। ये चीज़ें एक दूरदृष्टि राजनेता की आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। स्वयं इतने मतभेद होने के बावजूद भी इन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू तक को चेताया कि चीन के साथ इतना ज़्यादा संपर्क नहीं स्थापित किए जाए। तिब्बत का जो अतिक्रमण कर लिया है चीन द्वारा, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में नकारात्मक प्रवृत्तियां लेके आएगा, वो परिणाम लेके आएगा। वास्तविक रूप से ऐसा ही हुआ। जब तक पंडित नेहरू चेत थे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। खैर, एक बहुत ही लंबा इतिहास सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। लौह पुरुष भारत का इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आज़ाद भारत ने इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो मान दिया, सम्मान दिया, वह निश्चित रूप से रेखांकित करने वाला है। एवं यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि जितना भी सम्मान मान दिया जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उतना कम है। क्योंकि जितना बड़ा भारत का नक्शा है, जितना बड़ा उस नक्शे का स्वरूप है, उतना ही यह व्यक्तित्व बड़ा है। क्योंकि जो नक्शा आज हमें दिखाई देता है, वह नक्शा सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। गुजरात एयरपोर्ट आज़ादी के बाद उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल विमानपत्तन एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया। 1991 में यही कारण था कि आज़ादी के बाद भारत रत्न की सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया इस महानता को। और सर्वाधिक महानता, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया, लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी दुगनी कद की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 240 मीटर ऊंची मूर्ति, जिसका आधार ही 58 फीट का है, 182 फीट ऊंची प्रतिमा। 137वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया। एवं सन 2018 को 31 अक्टूबर अर्थात सरदार जी के जयंती के दिन ही इसे संपूर्ण रूप से निर्मित कर राष्ट्र के सुपुर्द किया गया। निश्चित रूप से भारतीय जनमानस में युगों युगों तक एक नायक, महानायक, एक बाहुबली के स्वरूप में, बाहुबली का स्वरूप इसलिए क्योंकि यह एक ऐसा बौद्धिक बल था, यह एक ऐसा आत्मविश्वास का बल था, यह एक ऐसा इच्छा शक्ति का बल था जिसने भारत को संगठित किया, एकीकृत किया, तमाम रियासतों को अपने इन तमाम कार्यों को संपादित करते करते यह लौह पुरुष 15 दिसंबर सन 1950 को सदा सदा के लिए इस दुनिया को विदा कर भारत भूमि का एवं भारत भूमि में समा गया। अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतिम श्वास ली। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे विराट व्यक्तित्व को कोटि कोटि नमन करती है, वंदन करती है। वंदे मातरम, जय भारत, जय मातृभूमि, जय हिंद।